हम स्टार्ट करेंगे चार्जेस से, ठीक है। अब क्या है कि एंशिएंट टाइम से ये हमें पता था कि अगर हम जैसे कैट के फर से कोई एम्बर को रब करेंगे तो वो छोटे छोटे बिट्स को अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। बट ये फिनोमेना इससे जुड़ा हुआ है क्या, जो बिजली गिरती है ना, ये इस्टेब्लिश करने में मतलब ये इस्टेब्लिश एकदम मॉडर्न टाइम्स में ही करा गया है, ठीक है। देखो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी डिस्कशन में सबसे पहले हमें डिस्कशन करना है चार्ज का, ठीक है। ये कैसे इस्टेब्लिश करा जाए कि चार्ज होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी वो जो बिजली गिर रही है ना, वो एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, ये चार्ज का फ्लो है, ये कैसे इस्टेब्लिश करा जाए, है ना। तो ऐसा करते हैं, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट की मदद से ये इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि हमें ये पता है कि एक ग्लास रॉड को एक सिल्क के साथ जब अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और इस ग्लास रॉड को क्या करें हम रब करने के बाद उसको एक नायलॉन थ्रेड से हमने वो कर दिया, और ऐसे मान लो दो नायलॉन थ्रेड्स लिए, क्या होगा कि जब इस रॉड को इस रॉड के पास लाएंगे ये दूर भागेंगे, ठीक है। अब दोनों पे हमने सेम ही काम करा है, तो मतलब ये तो हमें पता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है, कुछ मॉडिफाई हुआ है कि ये दूर भाग रहे हैं, ठीक है। प्लस हमने इसको रब करा था कि मान लो किसी फर से, जिस भी फर से हमने रब करा था, उस फर के फाइबर्स को जब हम साथ में लाएंगे वो भी रिपेल करेंगे, ठीक है। हमें ये भी पता लग रहा है, एक तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है, क्या ये निकलता है कि जो भी यहाँ पे चेंज हुआ है, यहाँ पे कुछ ऐसा आ गया है जो कि एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, ठीक है। या हो सकता है यहाँ से कुछ चला गया है जो उसके बाद, या यहाँ पे कुछ आ गया है जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, है ना। और एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्या कि जब इस मतलब ग्लास रॉड को हम इस नायलॉन के थ्रेड के पास लाएंगे तो उल्टा होता है, नायलॉन थ्रेड उल्टा अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। तो दो चीज़ें हमें पता लग रही हैं, क्या कि यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हुआ और यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है और यहाँ पे जो मॉडिफिकेशन हुआ है, ये दोनों मॉडिफिकेशन एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। ऐसा कुछ लग रहा है जैसे दो टाइप के चार्जेस हैं, ठीक है। और हमें ये पता लग रहा है कि जो लाइक टाइप के चार्जेस हैं, यहाँ जो चार्ज होगा वो यहाँ चार्ज होगा, हमने सेम ही एक्सपेरिमेंट करा है क्योंकि, ठीक है। तो लाइक चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हमने यहाँ पे भी देख लिया, यहाँ पे भी देख लिया, ठीक है। और जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अपने आप वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हम बड़ी कन्वीनियंटली इनको क्या कह देते हैं कि एक को पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, एक को नेगेटिव चार्ज बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस्टेब्लिश कर दिए चार्जेस, ठीक है। कोई चीज़ चार्ज है कि नहीं ये पता लगाने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, हमने एक तरीका बनाया, क्या जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप, कि हमने एक मेटल रॉड पकड़ी, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी मान लो हमारा पार्टिकल है जिसमें हमें चेक कर रहे हैं चार्ज है कि नहीं, इसको इस पे लगाएंगे और यहाँ पे एक गोल्ड लीफ सस्पेंडेड होती है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे चार्ज जैसे लगाएंगे ये चार्ज फ्लो करेगा, और ये एक कंडक्टर है, ठीक है। बाय द वे कंडक्टर क्या हो गया, जिसके थ्रू बहुत लिटिल रेजिस्टेंस के साथ चार्जेस फ्लो कर जाएं, ठीक है। यही एक्सपेरिमेंट अगर हम स्टील रॉड के साथ करते ये चीज़ आ ही नहीं पाती। क्यों? हम मतलब ऐसा देखा है कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिसके की टिप पे अगर चार्ज बनता भी है वो फ्लो कर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो ऐसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर। हमने यहाँ पे बीच में कंडक्टर लगाया और यहाँ पे लगाई गोल्ड लीफ, हो सकता है ये गोल्ड लीफ चार्ज हो गई हो, या पॉजिटिवली या नेगेटिवली होगा, क्या ये वाला जो हिस्सा है लीफ का और ये वाला हिस्सा है दोनों रिपेल करेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर एक चार्ज कोई ऑब्जेक्ट लगाया तो होगा क्या कि लीव्स खुल जाएंगे, अगर ऐसा हुआ है तो मतलब चार्ज है वो, राइट, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप हो गया, ठीक है। अब ऐसा करो, कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं इन चार्ज की। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज,
सबसे पहला टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड सिस्टम। एक्चुअली ऑफ अ बॉडी भी लगभग कंजर्व्ड ही होता है, इज कंजर्व्ड। ठीक, इसको भी हम मतलब बहुत आसानी से कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से कर सकते हैं। एनीवे नेक्स्ट लिखते हैं कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड इसका मतलब क्या हुआ क्वांटाइज्ड? कि मतलब देखो दो टाइप की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक तो डिस्क्रीट, ठीक है, और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट क्वांटिटीज़ किस टाइप की हो गई या कंटिन्यूअस क्वांटिटी किस टाइप की होगी? जिसको आप इनफाइनाइटली डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, क्या चार्जेस को आप इनफाइनाइटली डिवाइड कर सकते हो? जैसे हमने ये क्या कहते हैं, ये डाल्टन का एटम था, है ना, उसने एटम्स का मतलब क्या है, कोई आइडिया? बाय डेफिनेशन व्हाट इज एटम? इनडिविजिबल, जिसको और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। वो बात अलग है, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। जो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट मिला उसको हमने एटम बोला, ठीक है। तो ये क्या मतलब हो गया कि ये क्वांटाइज्ड हो गया, कि इससे मतलब ये नंबर ऑफ एटम्स की हम बात कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ एटम्स की बात नहीं कर सकते। अब समझ रहे हैं कि हम क्या चार्ज को इनफाइनाइटली डिवाइड कर पाएंगे? हमने यहाँ पे जितना भी चार्ज आया, ठीक है, मान लो हमने कुछ इसको नंबर दे दिया, ठीक है, उसको डिवाइड करना शुरू करा। क्या ऐसा है कि इनफाइनाइटली हम डिवाइड करते ही चले जाएंगे? ऐसा नहीं है, ठीक है। हमने ये देखा कि ये क्वांटाइज्ड है, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट होता है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लिखो, थ्रू मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिलिकन, MILLIKAN, मिलिकन। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब एक्चुअली मिलिकन ने करा क्या, इसको हटाते हैं। कि एक इस तरीके से एक प्लेट ली, दो प्लेट्स ली, और यहाँ पे मान लीजिए एक होल करा, और होल से उसने कुछ स्प्रे करे ऑयल के ड्रॉप, ठीक है। और ये जो ऑयल के ड्रॉप थे, इसमें ये चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप थे, ठीक है। तो होगा क्या कि जो भी ऑयल ड्रॉप है, इसके ऊपर कोई मास लग रहा होगा, है ना। थ्रू अ माइक्रोस्कोप ही कैन चेक कि इसके ऊपर कितना मास है। क्यों? क्योंकि वो उसका रेडियस देख सकता है, ठीक है, मतलब डायमीटर देख सकता है ऑयल का। तो इस पर कुछ मास लग रहा होगा, प्लस ये चार्ज्ड है, ठीक है। अब किस फोर्स से ये ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, मतलब ये चार्ज प्लेट है, अपने मास की वजह से ये नीचे आना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक उसने प्लेट लगा रखी है, मान लो यहाँ पॉजिटिव प्लेट है या नेगेटिव प्लेट है, इस तरीके से, जिसकी वजह से वो ऊपर अट्रैक्ट होना चाहेंगे। किस फोर्स से वो मूव करने हैं, उसने एक चीज़ पता लगाई, मतलब एक चीज़ वो चेक कर पा रहा था। क्या चेक कर पा रहा था? कि वो जो मोशन है वो तभी सेटिस्फाई हो पा रहा है अगर वो मान ले कि जो चार्ज है वो एक फिक्स्ड नंबर में आ रहा है, या तो 2 टाइम्स n आ रहा है, या 3 टाइम्स n आ रहा है, या 4 टाइम n आ रहा है, ठीक है। चार्ज हमेशा एक मतलब किसी चीज़ के मल्टीपल में आ रहा है। इस मल्टीपल को उसने बोल दिया E, ठीक है। और ये मल्टीपल क्या निकल कर आया? E की वैल्यू लिखो, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। 19 कूलम, ठीक है, बहुत छोटा है। C इज मतलब ये यूनिट ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो उसने एक क्या चीज़ पाई, इसने क्या चीज़ पाई
कि हमेशा जो कोई भी मटेरियल है वो चार्ज कैरी कर सकता है, वो किसके मल्टीपल में हो सकता है, ई के मल्टीपल्स में हो सकता है। ठीक है, मतलब कि ये जितना भी मटेरियल इनके ऊपर आ रहा था ये ई के मल्टीपल्स में आ रहा था। मतलब ये जो चार्ज था कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थी इनफैक्ट। ठीक है, और बाद में हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ ये जो है, मतलब ये जो डेल्टन वाला वो जो एक्सपेरिमेंट हुआ है ना, उसमें फिर हम क्या करेंगे कि ये मान लेंगे कि हाँ ये पॉजिटिव चार्ज है कहीं पे और फिर कहीं नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, और ये दोनों चार्ज जो है ना ई के मल्टीपल्स में है। एक्चुअली ये जो एटम है, एटम की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, कि हमने ये पाया क्या कि जो चार्ज है वो अपने आप में क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, चलो ये हो गया मिलिटन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अगर इसको हम अगर वो रिवर्स कर दें, ये हमने ये पता लगाया ये है ना, और चार्ज का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, कूलम। ठीक है, अगर हम ये देखें कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन आते होंगे, हमें क्या करना होगा, हाँ यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो क्या है कि इसको 1/e जब आप करोगे ना आपको मिल जाएगा। ठीक है, 1/e कितना होगा, वो 10 की पावर 18 19 समथिंग आएगा। ठीक है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आप लेंगे तब जाकर एक कूलम चार्ज बनेगा। हाँ, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो। अभी हम देखेंगे इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस। देखो अब हमें ये पता लग गया कि चार्ज क्या होता है और चार्ज क्वांटाइज्ड हो सकता है। ठीक है, हम एक सेंटर पे एक बॉल के ऊपर कुछ चार्ज डाल देते हैं, चलो डाल दिया। ठीक है, अब ये एक फील्ड जनरेट करेगा। अच्छा, यहाँ पे ना एक हमें फोर्सेस ऑन चार्ज लिखना है, एक टॉपिक लिखो फोर्सेस ऑन चार्ज। अभी तक हमने फोर्स का जो ओरिजिन है, किस टाइप की फोर्सेस पढ़ी है फंडामेंटली। ये मत बोलना कि आदमी किसी को फोर्स लगा दे रहा, वो वाली नहीं, सिर्फ एक ही फोर्स हमने पढ़ी अभी तक, ग्रेविटी। ठीक है, 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर होती हैं, उनमें से अभी तक हमने एक पढ़ी है। अब हम कर रहे हैं दूसरी फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर। ठीक है, और ये जब हम क्वांटम फिजिक्स करेंगे वहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि हमें ये पता है कि भाई एक नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ये तो हमने अपने एक्सपेरिमेंट से पता कर लिया। लेकिन ये फोर्स एग्जैक्टली कितना होगा वो कैसे पता लगता है? जैसे इसका क्या फॉर्मूला था हमारा, क्या कहते हैं, ग्रेविटी का, है ना, एकदम ऐसा ही फॉर्मूला इसके लिए है कि यहाँ पे एक कांस्टेंट लिख देते हैं, मान लो कि ठीक है Q1 Q2/r², कि यहाँ कितना चार्ज है, यहाँ कितना चार्ज है। ठीक है, अगर ये चार्जेस ऑपोजिट है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये चार्जेस सेम है तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। जब भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव आती है हम मानते हैं रिपेलिंग है, जब भी क्वांटिटी नेगेटिव आएगी हम मानेंगे ये अट्रैक्टिव है। ठीक है, मतलब इस तरह सोचो कि ये हमने अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, और अगर ये पॉजिटिव साइड ये होती है ना, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है ना, अगर इस साइड में आया पॉजिटिव आया कुछ, तो मतलब ये है रिपेलिंग नेचर। रिपेलिंग कब होगा, जब यहाँ पॉजिटिव होगा, दोनों चीज़ें पॉजिटिव होगी, है ना। एनीवे, मतलब इसकी मैथमेटिक्स में हमें बहुत ज़्यादा नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें समझनी है। क्या? एक चीज़ ये कि ये भी ग्रेविटेशन की तरह ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि क्यों का मतलब क्या है, मतलब हमें एक्सपेरिमेंटली मिला ना, हमें मिल रहा है कि अगर हम यहाँ पे मान लो यहाँ पे 1 मीटर का डिस्टेंस है, तो यहाँ पे जितनी फोर्स आएगी दोनों के बीच में, ये इसी चीज़ में, अगर हमने 2 मीटर का डिस्टेंस लिया उसकी 1/4 रह जाएगी फोर्स। ठीक है, 3 मीटर का डिस्टेंस ले लिया तो 1/9 रह जाएगी फोर्स, है ना। इतनी तेजी से फोर्स डिक्रीज हो रही है ना, ये हमें एक्सपेरिमेंटली पता लगा। ठीक है, और ये क्या है, ये चार्जेस क्या है, ये चार्जेस हमने देख लिया क्वांटाइज्ड है, ई की टर्म्स में आएंगे, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। बट क्या है कि इलेक्ट्रॉन इतनी छोटी क्वांटिटी होती है, मैक्रो लेवल पे हमें पता नहीं लगता क्वांटाइज्ड है, हम कूलम्स में बात करते हैं, इसलिए एक कूलम में 10 की पावर 18 टाइप के कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, है ना। एनीवे ठीक है, हमें ये पता लग गया ये अट्रैक्ट कर रहा है। आपको ये पता है कि वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? वर्क डन की फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी तरीके से ये पता लगाने की कोशिश करें कि यहाँ पे कितना वर्क डन होगा, हमें यहाँ से यहाँ ले जाने में वर्क डन ज़्यादा लगेगा या यहाँ से यहाँ ले जाने में? पहले वाले में नहीं, पहले में ही लगेगा, यहाँ फोर्स ज़्यादा है, फोर्स 4 गुना ज़्यादा है यहाँ पे इसके कंपैरिजन में, है ना। अब ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे एकदम यहाँ पे बहुत ज़्यादा होगी और फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ, मान लो फॉर सिंप्लिसिटी हम कह रहे हैं यहाँ से यहाँ तक फोर्स बराबर ही थी, तो भी यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रही है, यहाँ पे और कम लग रही है ना। तो और हम डिस्टेंस तो बराबर ही है, आप समझ रहे हैं। तो वर्क डन क्या है, इसके पास बहुत ज़्यादा होगा और यहाँ पे थोड़ा सा कम और फिर और कम। मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं अक्सर ये एनर्जी लेवल्स का एटम्स में वो बताता हूँ ना कि जितनी ज़्यादा एनर्जी लेवल में जंप पॉसिबल होगा उतना अनस्टेबल है ना। मतलब अगर यहाँ पे ज़्यादा वर्क डन करना पड़ रहा है और यहाँ पे लाकर हमने कुछ चीज़ को छोड़ दिया, ये ज़्यादा तेज़ी से जाएगा इन कंपैरिजन टू इस वाली चीज़ के, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, ठीक है। ये हमारा वर्क डन हो गया, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज का, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल V, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है। इसको कहते हैं V, ठीक है। यही V इक्वल टू IR फार्मूला सुना है ना, कि करंट कब फोले मतलब कब ज़्यादा फ्लो करेगा, जब V ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, है ना। हम वो पोटेंशियल डिफरेंस का इंट्यूशन दे रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली है क्या। पोटेंशियल डिफरेंस है इनस्टेबिलिटी। क्या कि अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ा वो एकदम से जंप करना चाहेगा, यहाँ पे छोड़ा नहीं जंप करना चाहेगा, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अच्छा खासा है। मतलब यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बहुत बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है, अच्छा है। या यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है जितना कि यहाँ से यहाँ तक का, आप समझ रहे हैं? ठीक है, समझ आया क्या कह रहे हैं हम? हाँ, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं, ये पोटेंशियल एक्चुअली, ठीक है। डिफरेंस हम बताएंगे क्या है। कैसे? जब चार्ज दूर है तो उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। नहीं, यहाँ से लेकर हम सवाल ये है कि कहाँ से कहाँ तक के वर्क की हम बात कर रहे हैं। रुको एक मिनट, फिर से करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा, यहाँ से यहाँ कम हो गया और यहाँ से यहाँ और कम हो गया, आप समझ रहे हैं? अगर किसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक आना है तो वर्क डन कम करना पड़ रहा है ना, उतनी इंस्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को अगर यहाँ से यहाँ तक आना है तो ज़्यादा इंस्टेबिलिटी है। सर आप पीछे जाने के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हो या आगे? पीछे जाने के। तो 1000 चार्जेस सेम है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। हाँ, अज्यूम करो कि कुछ भी मान लो ना, आप चाहे पॉजिटिव मानो या नेगेटिव, है ना। अगर यहाँ पे क्या है, रिपल्शन ज़्यादा हो रही है अगर दोनों सेम चार्ज हैं, वरना अट्रैक्शन ज़्यादा हो रही है अगर डिफरेंट चार्जेस हैं। एनीवे, बट स्टिल अगर किसी चीज़ को, चलो ऐसा करते हैं, अपोजिट चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव है, हम सब कुछ नेगेटिव ले रहे हैं, सारे नेगेटिव हैं, है ना। इसको पुल करने में कितनी फोर्स लगी? ज़्यादा फोर्स लगी, इसलिए वर्क डन ज़्यादा करना पड़ा। यहाँ से यहाँ पुल करने में थोड़ी कम फोर्स लगी, वर्क डन थोड़ा कम करना पड़ा। कितना वर्क डन करना पड़ा बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज, वो क्या है? पोटेंशियल। हम खींच रहे हैं, हमें करना पड़ रहा है ये काम, फोर्स डालना पड़ रहा है, हमें फोर्स डालना पड़ रहा है, पास में तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, हाँ, है ना। ये हो गया पोटेंशियल। अब इससे हमें क्या पता लग रहा है? इससे हमें ये पता लग रहा है कि चार्ज कहाँ जाना चाह रहा है। जितनी ज़्यादा चार्ज के जाने की डेंसिटी है ना, इंटेंसिटी है, ठीक है, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है किसी चार्ज के जाने की, उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल, है ना। मतलब ये कितना ललायत है जाने के लिए, ये चार्ज कितना जंप करके उधर जाना चाह रहा है ना, ये है पोटेंशियल, ठीक है। इतना समझ आया? तो एक तो आप ये डेफिनेशन ये लिखो, यहाँ के बाय द वे होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है जी। सो वैल्यू यूनिट भी तो होती है ना सर? हाँ, इसकी यूनिट होती है 8.8 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा हो जाए। बैटरी का पोटेंशियल होता है वो डिस्टेंस से थोड़ी अलग होता है क्या बैटरी में जो पोटेंशियल हम देखते हैं? अब उसमें आप अज्यूम करेंगे कि ये जो वर्क डन था हमने पहले से ही करके उसमें डाल दिया है। मतलब हमने क्या करा, क्या कोई बैटरी ऐसी होगी जो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव स्टोर कर दे बिना इसको कंडक्ट कराए? वो एकदम से कंडक्ट करा देगी, लेकिन हमने इसके अंदर ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दी है। समझ रहे हैं? ये यूं जाना चाह रहे हैं लेकिन हमने इसमें स्टोर कर दिया। हमने मतलब ऐसा सोचो कि हमने फोर्सफुली एक जगह पॉजिटिव ठूस दिया, एक जगह नेगेटिव ठूस दिया। अब जब इसको कंडक्ट करेंगे ये कंडक्ट हो जाएगा, है ना। इस पोटेंशियल को, इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे अपने सर्किट के थ्रू चलाने के लिए। बीच में कोई मटेरियल भर दिया, हाँ दोनों को लगा। हाँ, मतलब मान लो हमने बीच में बल्ब डाल दिया, यहाँ पे यूं करके यूं बल्ब डाल दिया और ये ग्लो करेगा। ग्लो क्यों करेगा? क्योंकि हमने वो उतनी एनर्जी स्टोर कर दी। व्हाट इज बैटरी? बैटरी इज एनर्जी स्टोरेज, सिंपली स्टोरेज डिवाइस है वो, है ना। उस हर बैटरी का क्या होता है, एक पोटेंशियल होता है और हर बैटरी में नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, है ना। कितने कूलम की बैटरी, ठीक है। मतलब क्या है कि उसके अंदर हमने करा क्या, खूब सारा चार्ज स्टोर कर दिया और उसका एक पोटेंशियल हो गया। मतलब इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है भाई, आया समझ में, है ना। तो चाहे बैटरी लो या कोई भी चीज़ ले लो, हम घर पे हम क्या ले रहे हैं, हम एनर्जी ले रहे हैं, है ना। एनर्जी में हमारा एनर्जी का जो बिल आता है, यूनिट्स क्या है, एनर्जी, जो बिजली के यूनिट होते हैं वो एनर्जी होती है ना। हमने कितनी इलेक्ट्रिसिटी ले ली, कितने वोल्टेज पे ले ली, वो चीज़ है, ठीक है। चलो ये चीज़ हो गई। तो पोटेंशियल आप लिख लो, पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। फोर्स का तो लिख दिया था ना फॉर्मूला सबने। पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, अगर आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं कि हम F से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब ये जो फोर्स थी इसको D से मल्टीप्लाई कर दो। D क्या एक्चुअली आ रही है, ठीक है। व्हाट इज D? D इज आर, वो सॉरी डिस्टेंस क्या है, वो आ रही है ना। हम यहाँ पे डिस्टेंस क्या है कि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस ही तो ले रहे हैं हम, यही तो बता रहे हैं यहाँ। और यहाँ पे D क्या था, वो भी हम यही डिस्टेंस ले रहे थे, है ना। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वही ऐसे ही कुछ आ जाएगा, Q1 Q2 बाय R, सिंगल R आ जाता है, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा और रिगरस मैथमेटिक्स लगती है, यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, बट एनीवे गुड थिंग इज कि रिजल्ट सेम ही आता है। एनीवे चलो नेक्स्ट लिखो, इलेक्ट्रिक करंट। करंट, अभी हमने पोटेंशियल देखा, ये पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एक्चुअली सेम ही तरीके से ना हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं, हम लिखते नहीं है बस, ठीक है। अगर 11th की फिजिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आता है, ठीक है। और वो भी सेम ही तरीके से काम करता है, वहाँ पे भी हम सेम फॉर्मूले लगा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे भी हम पोटेंशियल नाप सकते हैं कि वर्क डन पर यूनिट मास, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है कि फ्लो ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर की जगह आप अमाउंट ऑफ चार्जेस भी लिख सकते हैं, पर यूनिट टाइम। टाइम, हाँ चार्ज पर यूनिट नहीं, चार्ज नहीं, एक्चुअली वो फील्ड पर यूनिट एरिया होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अच्छा हाँ, एक और चीज़ हम क्या कर सकते हैं, फील्ड, क्योंकि हमारे हम बेस किसको बनाना है, 10th क्लास के फिजिक्स को, ठीक है। आप जब 11th में पढ़ोगे ना, इसी चीज़ को समझने के लिए हमने क्या है कि ये पूरी चीज़ समझने के लिए दो चार्जेस को लिया। हम एक्चुअली सिर्फ एक चार्ज को लेके भी ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं, है ना। हम क्या करें कि सिर्फ एक चार्ज सस्पेंड करें और यहाँ पे बाकी सब कुछ हटा दें, ये सब हटा दिया हमने,
ऐसा, ठीक है। अब ये चार्ज क्या करेगा अपने आसपास, अब दूसरा अगर चार्ज कोई नहीं है यहाँ पे, हम जिस पे हम फोर्स लगाएं, फिर भी ये चार्ज कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पूरे पे ना एक फील्ड है इसकी चार्ज की, समझ रहे हैं, इस पूरी चार्ज की फील्ड है। अगर हम टेस्ट चार्ज लाते हैं 1 कूलम का और उसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं, उस पर भी हम ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं टेस्ट चार्ज के ऊपर, है ना। ये वो सारी फोर्सेस फील करेगा जो वो दे रहा है। अगर ये नहीं भी है तो हम क्या कहते हैं कि इसकी एक फील्ड है ना, तो फोर्स की फील्ड है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके जो फोर्स की फील्ड है, ठीक है। बस यही है, वो पर यूनिट चार्ज होती है वो जो फील्ड होती है। इसी को Q1 Q2 जो कर रखा है, इसको मान लो ये Q1 है और Q2 को हम ले लेते हैं 1, हम एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा वो फील्ड हो जाती है, ठीक है। चलो खैर, अच्छा करंट हम कर रहे थे, करंट पे लिखो, करंट फ्लोज बाय वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लोज बाय वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और क्या ये स्टेटमेंट ऑब्वियस है, लग रही है ऑब्वियस, क्या इसका इंट्यूशन आ रहा है ना। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत तगड़ा पोटेंशियल है तो फिर ये और ज़्यादा फ्लो करना चाहेगा, है ना। सिंपल, करंट फ्लोज बाय वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हमारी बैटरी क्या कर रही है, वो पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, मतलब वोल्टेज ज़्यादा दे दिया और ज़्यादा फ्लो करना चाहेगा। व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज इज पोटेंशियल डिफरेंस। हमारे घर पे जो और वोल्टेज आ रहा है 220, अगर यहाँ 22,000 वोल्ट जो हाइपर टेंशन वाली केबल जाती हैं वो दे दिया जाए, और ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा फ्लो करना चाहेगा, है ना। बादलों के बीच में और अर्थ के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, वो होता है, मतलब एक्चुअली क्या होता है कि मिलियंस ऑफ कूलम चार्ज होता है वहाँ पर, और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो भी कभी कभी हो सकता है कि मिलियंस ऑफ वोल्ट हो, जिसकी वजह से वो कि ये प्योर इंसुलेटर जो एयर है वो भी कंडक्टर बन जाती है, ठीक है। चलो खैर, ये चीज़ हो गई। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं, रेजिस्टेंस पर आते हैं और लिखो ओम्स लॉ, हैं जी। ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ है V = IR। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमें ये पता है कि करंट फ्लोज बाय वर्च्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि लार्जर द पोटेंशियल डिफरेंस लार्जर द करंट, हमें पता है। ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाएंगे वो आएगा हमारा IR। मतलब क्या है, इसको अगर इंट्यूशन हम लें कि अगर पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है, तो हो सकता है करंट ज़्यादा मिले, ऑब्वियसली करंट ज़्यादा ही मिलेगा। बट अगर फिर भी हमें करंट नहीं मिल रहा है तो ये जो एनर्जी है कौन खा गया, ये वो है R। What was potential? पोटेंशियल था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इट इज सिनोनिमस टू वर्क डन। अगर हमने एनर्जी दी और फिर भी करंट फ्लो नहीं करा तो ये करंट खा कौन गया, मतलब ये जो एनर्जी है खा कौन गया, वो है रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्ट कर रहा है करंट के फ्लो को, सिंपली, है ना। इनफैक्ट ये जो रेजिस्टेंस है ये भी कंडक्टर का। अच्छा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सर्किट, सर्किट का मतलब क्या होता है वैसे, जो शॉर्ट हो जाता है सही में डेटोनेटर की डेफिनेशन है, नहीं पता। अच्छा, तो देखो सर्किट क्या होता है कि वो क्लोज लूप जिसके थ्रू हम करंट पास करवाएं, सिंपली, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रिक सर्किट, हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हमें, अब ये चीज़ तो शायद क्या लगता है बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि सर्किट के अंदर कौन सा सिंबल क्या होता है, नहीं, क्या सबको पता है? नहीं पता, मैं सबसे पहले तुम्हारी तरफ ही देखता हूँ। ये है बैटरी, और तुम्हें पता भी होगा ना फिर भी बोलोगे नहीं सर बताओ। ये बैटरी, ठीक है। बैटरी में क्या करते हैं हम कि एक डंडी ज़्यादा बड़ी, एक डंडी थोड़ी छोटी। जहाँ ज़्यादा बड़ी होती है हम मानते हैं वो पॉजिटिव है, जहाँ छोटी है वो उसको मानते हैं नेगेटिव है, ठीक है। ये हो गया। ये जो जिगजैग है इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हमें बल्ब दिखाना है तो हम क्या कहते हैं, ये
सॉरी, थोड़ा सा यूं करना है, ये हो गया बल्ब, ठीक है। बल्ब के थ्रू हम कर रहे हैं। बल्ब भी कुछ नहीं होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, कुछ नहीं है। आप रेजिस्टेंस दिखा दो तो भी हो जाएगा। बस क्या है कि अगर हमने ये दिखा दिया रेजिस्टेंस के साथ साथ और क्या है, वो ग्लो भी कर रहा है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और अगर यहाँ पे हमने यूं कर दिया, इसको कहते हैं कैपेसिटेंस, कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर में क्या होता है कि जो अच्छी बात क्या होती है कैपेसिटर की, हमने मान लो यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज गया, नेगेटिव चार्ज गया, यहाँ आ गया पॉजिटिव, ये पूरी प्लेट पॉजिटिव हो जाती है, और ये आ गया नेगेटिव। अब मेरे को बताओ, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक बार आपने ये कर दिया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे मान लो यहाँ स्विच था, या इस चीज को कहते हैं स्विच। इस चीज को कहते हैं स्विच। स्विच क्या होता है, ये एक की तरह होती है कि हमने एक दो मेटल कंडक्टर रख लिए, ठीक है। जब इसके अंदर एक की इंसर्ट करेंगे तो दोनों तरफ से कनेक्शन बन जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इस टाइप का एक स्विच बनाते हैं, ठीक है। स्विच इस तरीके से भी हम दिखाते हैं। एक्चुअली ये की है, स्विच एक्चुअली है, ठीक है। ये क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, राइट। यहाँ पे स्विच है, हमने स्विच निकाल दिया, ठीक है। तो क्या होगा कि दोनों प्लेट्स अब अट्रैक्ट कर रही हैं। क्यों? एक में पॉजिटिव है, एक में नेगेटिव है। अज्यूम करो कि हमने एक बहुत मस्त सा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला है जो कि फ्लो नहीं होने दे रहा चार्ज को, है ना। कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट एज गुड एज बैटरी, इनफैक्ट इवन बेटर समटाइम्स, ठीक है। इनफैक्ट हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई तरीका है, क्योंकि आपको पता है लिथियम की ज़रूरत पड़ रही है बैटरी वगैरह करने के लिए, है ना। क्या कोई तरीका है हम एनर्जी को कैपेसिटर में स्टोर करना शुरू कर दें, ठीक है। और करते भी हैं। इनफैक्ट हम देखेंगे कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। पंखे चलते नहीं है इससे। पंखे में क्या होता है कि जो एक्सेस एनर्जी है हम कैपेसिटर में स्टोर कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं क्या होता है कि ये जो पंखा है इसमें कभी कभी ये चीज़ हो सकती है नहीं, हमारे पास वोल्टेज फ्लक्चुएशन वगैरह है। तो आपने देखा जब हम इंजन चलाते हैं वहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट होता है, वो सॉरी क्रैंक शाफ्ट कह रहा हूँ, एक फ्लाईव्हील होता है। फ्लाईव्हील सुना है क्या होता है? नहीं। क्या होता है कि एक जैसे इंजन है, इंजन एक्चुअली मेरे को 4 स्ट्रोक इंजन बताना चाहिए था जब थर्मोडायनेमिक्स हुआ था, मैं ध्यान नहीं दिया। इंजन्स नहीं बताया, हीट इंजन बताया था, 4 स्ट्रोक इंजन वगैरह नहीं बताया। तो ऐसा मानो कि 4 स्ट्रोक इंजन इस तरीके से काम करता है कि उन 4 स्ट्रोक्स में से हर स्ट्रोक का मतलब क्या है, पिस्टन आगे गया या पीछे आया, फिर आगे गया या पीछे आया। पूरी एक साइकिल में 2 बार आगे जाता है, 2 बार पीछे आता है, ठीक है। तीसरी जो साइकिल होती है उसमें जो थ्रस्ट मिलता है, ठीक है, वो होता है हमारा जो थ्रस्ट मिलता है, मतलब वो क्या कहते हैं वहाँ पे एक्सप्लोजन हो और वो पिस्टन पीछे आता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं पावर ऑफ स्ट्रोक, पावर वाला स्ट्रोक है, ठीक है। सारी की सारी पावर यहाँ से मिल रही है और इसको हमें अगले 3 स्ट्रोक तक चलाना है इस पावर को, और इससे गाड़ी भी चलानी है, ठीक है। मतलब हमें इतनी एनर्जी स्टोर कर लेनी है कहीं पे कि इसके पीछे जाने वाले मोमेंटम से ये आगे भी आ जाए, फिर वापस पीछे जाए, फिर वापस आगे आ जाए, और फिर नेक्स्ट स्ट्रोक में हमें फिर से पावर मिले। एक तो इतनी एनर्जी हमें चाहिए, और हमें क्या चाहिए, हमें इतनी एनर्जी चाहिए कि गाड़ी भी चल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, और ये क्या है कि यहाँ तो थ्रस्ट मिल गया, और फिर आगे क्या है, कैसे चलेगा, है ना। तो उसके लिए हम लगाते हैं एक फ्लाईव्हील कि ये जितनी भी एनर्जी है एक बड़े हैवी व्हील को घुमाने के लिए यूज़ कर देते हैं। अब बड़ा हैवी व्हील क्या है, उसके अंदर है मोमेंटम। पहली बात, वो आसानी से घूमेगा नहीं, अगर घूम गया आसानी से रुकेगा नहीं, है ना। तो हम क्या करते हैं, स्मूदन आउट करने के लिए इस व्हील को घुमाते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा कि जो जनरेटर होते हैं उसके बाहर बड़े व्हील लगे होते हैं, हैवी व्हील लगे होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे कि भाई हम ये सोचते हैं ये इतना हैवी व्हील क्यों, इतना वजन को तुम घुमा रहे हो, हाँ हाँ हाँ। तो वो क्या है कि हम उसको हैवी बना देते हैं। क्यों हम हैवी बना रहे हैं, हल्का भी रख सकते थे। क्यों हम हैवी रख रहे हैं, हम बाय डिज़ाइन उसको हैवी रख रहे हैं ताकि स्मूदन आउट हो जाए। क्यों, जब बहुत ज़्यादा भी थ्रस्ट आएगा तो भी ये ज़्यादा नहीं घूमेगा, और बहुत मिनिमम हो गया थ्रस्ट तो भी घूमता रहेगा कुछ, समझ रहे हैं। कैपेसिटर का काम लगभग ऐसा है, अगर बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया एक्स्ट्रा स्टोर कर देगा, कम आया तो छोड़ देगा, समझ रहे हैं। कह रहे नहीं, ये एक्चुअली एसी पे काम नहीं करता उतना, डीसी पे नहीं
नहीं करता। डीसी पे ये स्टोरेज कर देता है, एसी पे सीधे करंट जाने देता है, हाँ डीसी करंट जाने नहीं देता है ना। लेकिन डीसी करंट जाने नहीं देता का मतलब ये नहीं है कि ये चार्ज स्टोर नहीं करेगा। एक बार उसने चार्ज स्टोर कर लिया उसके बाद हो गया काम। फिर AC/DC क्या होता करेंगे, अभी तो करंट पे आई हैं, है? ठीक है। चलो कहाँ थे हम? ओम्स लॉ, ठीक है। तो V इक्वल टू IR हमने यहाँ पे लगा दिया रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस हमने बस ऐसे लिख दिया कि ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ऑब्वियसली क्या है, किसी किस्म का तो सब्सटेंस है, वो कोई तो सब्सटेंस है जो हमने बीच में लगा रखा है ना। हर सब्सटेंस की एक अलग टाइप की रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस किस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि कितने एरिया के थ्रू आप पास करा रहे हो उस करंट को, कितनी लेंथ के थ्रू पास करा रहे हैं। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगी बढ़ेगी, क्या लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि हमें अब इस तरह सोचो कि एक पाइप है, उसके अंदर से फ्लूइड हम पास करा रहे हैं। अगर छोटा सा पाइप है पास कर देगा, बहुत ज़्यादा लंबा पाइप है पीछे से बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा क्योंकि पाइप रेजिस्टेंस देगा। जितना लंबा पाइप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, राइट। तो होगा क्या कि अगर लेंथ है तो मतलब क्या है कि हम रेजिस्टेंस को भी अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएं, रेजिस्टेंस मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वाई? तो ज़्यादा करंट फ्लो कर पाएगा, है ना। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं तो उससे निकल कर आता है एक मटेरियल की प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं हम रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये क्या है? ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, हाँ ठीक है। वो मतलब हम सेम ही, अब क्या है, सिंबल खत्म हो गए हमारे, हमने दोबारा यूज़ करने शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये हाँ, ये क्या है? रेजिस्टिविटी। कुछ भी कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ वर्ड बताओ। बताओ, कोई लगा दे। हिंदी के अक्षर लगाओ। हिंदी के अक्षर लगा देते हैं लोग, इसको लिख देते हैं र, रुपये का साइन है, किस टाइप का करते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी हो गई वो, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है? अब ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब क्या है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा लंबा कर दिया तो रेजिस्टेंस है, ज़्यादा चौड़ा कर दिया तो रेजिस्टेंस नहीं है, और खुद का मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है। बस ये चीज़, तो रेजिस्टिविटी लिखो क्या होता है। पहले तो ये फॉर्मूला लिख लो, R इक्वल टू रो एल बाय resistivity refers to intrinsic property of a material. Intrinsic उसकी खुद की, मटेरियल के अंदर की प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, intrinsic property of a material that quantifies how strongly the substance would oppose the passage of current. ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस भी छोड़ो, रेजिस्टिविटी इटसेल्फ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम कहते हैं कि भाई स्टील की रेजिस्टिविटी ये है, हमें ये भी बताना पड़ेगा किस टेम्परेचर पे, क्योंकि रेजिस्टिविटी यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर के साथ लेंथ और एरिया पे बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, बट स्टिल हम ये देखते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाता है सर्किट का तो ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। विच मीन्स कि रेजिस्टिविटी इटसेल्फ मस्ट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो जब भी हमें किसी चीज़ को सुपर कंडक्टिंग बनाना पड़ता है, पता है कि हम करते क्या हैं? ऑलमोस्ट जीरो पे, एब्सोल्यूट जीरो, -273 डिग्री सेल्सियस,
वहाँ पे ले जाते हैं, वहाँ पे सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज दिखती हैं हमें कई चीज़ों की। ठीक है, तो क्या है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन, लिखो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप एंड टेम्परेचर। इंसुलेटर होते हैं वो सारे टेम्परेचर में इंसुलेटर होते हैं, या फिर किसी टेम्परेचर में कंडक्टर बन सकते हैं। हो सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट लिखो ओम मीटर। ये साइन होता है उनका ओमेगा। ये होता है ये यूज़ करते हैं। ज़्यादा अभी ये जो मैंने बल्ब को गलती से मैंने ये बना दिया था ना, ये ओम होता है। बल्ब बिना फिलामेंट का। बिना फिलामेंट का बल्ब। ये ठीक है, ओम्स लॉ हो गया, रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टिविटी। इंसुलेटर को हाँ। जो हमने बोला क्या? मतलब वो बन सकता है कंडक्टर अगर उसे टेम्परेचर वगैरह तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे उसमें? नहीं, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन तो है ही, हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन है। नहीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। हाँ, नहीं, देखो ऐसा है कि सिर्फ हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। एक्चुअली क्या है कि जितने भी इंसुलेटर होते हैं ना, ये कोई चीज़ इंसुलेटर होगी कि नहीं, ये किस पे डिपेंड करता है, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, क्या कि हम कितने उस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं ये ना नॉर्मल, ये जो V = IR है ना, ये एक्सट्रीम वोल्टेज पे फॉर्मूला ब्रेक कर जाता है। ठीक है, जब हम एक्सट्रीम वोल्टेज लगाते हैं ऐसा लगता है कि जैसे रेजिस्टेंस देना ही बंद कर दिया किसी सब्सटेंस ने। एयर में आपने बताया ना कि हाँ, जैसे एयर है वो कंडक्टिंग हो जाएगी अगर बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगा दिया, समझ रहे हैं? उसका वो इंसुलेटर क्यों है? क्योंकि उसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई है, कि मतलब डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का किस वोल्टेज पे जाकर वो कंडक्टिंग बनेगा। बट एयर का तो ये है ना, उसमें वही चीज़ से नहीं बनी, उसमें तो वाटर ड्रॉपलेट्स भी हैं और हाँ, कई सारे जो भी है हाँ। मान लो बहुत स्पार्स है। हम एयर कह रहे हैं कि हम 100% नाइट्रोजन की एयर को ले रहे हैं। ठीक है, उसका एक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। हम इसको एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में लेने की कोशिश कर रहे हैं, चलो, है ना? जैसे हम सिलिकॉन को लेते हैं उसमें डोपिंग करते हैं, जब जाके वो थोड़ा कंडक्टिंग टाइप का हो पाता है। हाँ, तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम या उसका प्लेस छोड़ते हैं या वो करते हैं। हाँ। एक अब electron इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंडक्टिंग हो गया, अब फिर भी हम उसे सेमीकंडक्टर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसका जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है किसी ऐसे लेवल पर आ गया है कि हमारे छोटे वोल्टेज अप्लाई करने पर वो कंडक्टिंग बने, ऐसे ना बने, वो स्विच की तरह काम करे। अगर वो वोल्टेज आ रहा है तो सर्किट कंप्लीट होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, उससे कम वाले वोल्टेज में नहीं होगा, इस टाइप का, है ना? डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फिर भी, वो चाहे आप जितने भी हम सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हमारे पास कुछ फॉर्मूले थे क्या कि V = IR। एक वर्क डन का फॉर्मूला था, क्या था? फोर्स इज टू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वो तो था। यहाँ पे हमने कुछ वोल्टेज पर यूनिट चार्ज। वोल्टेज पर यूनिट चार्ज था, वोल्टेज नहीं, वर्क पर यूनिट चार्ज वोल्टेज था। ठीक है, तो ये QV टाइप का हो जाएगा, है ना? उल्टा हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज इनटू चार्ज। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो गया, हम ये भी कर सकते हैं QIT, QIR है, V = IR, Q × I × R, है ना? तो ये क्या हो गया, वर्क डन। ठीक है, ये क्या है, ये जो वर्क डन है ये करना पड़ रहा है सर्किट के थ्रू करंट को पास करने के लिए, समझ रहे हैं? मान लीजिए हमने ये कब करा, और ये जो हमारा सर्किट है वो सर्किट सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस का बना हुआ है और किसी चीज़ का नहीं बना।
आप समझ रहे हैं? तो हमने क्या करा कि इस रेजिस्टेंस वाले सर्किट में V इक्वल टू IR था, वो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्रिएट करा, इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अराउंड क्रिएट करा और कुछ करंट क्रिएट कर दिया, ठीक है। मतलब इतना वोल्टेज हमने क्रिएट करा, उसके रेजिस्टेंस पहले से कुछ था, उससे कुछ I बन गया, ठीक है। हमने करंट फ्लो करा दिया, ठीक है। अब करंट कितना फ्लो कर रहा है वो क्या करेगा, ये इसने करा क्या, ये एक बैटरी थी जिसने ये एनर्जी दी कि ये करंट फ्लो करे। ये जितना भी करंट फ्लो करा, हम अज्यूम कर रहे हैं वो सब फाइनली कहाँ क्रिएट हुआ, उससे बना क्या, हीट, ठीक है। समझ रहे हैं? इसने करा क्या कि इसने सर्किट में हीट क्रिएट करी, वो जैसे भी डिसिपेट करी हो, उसने कुछ लाइट क्रिएट करी होगी, कुछ हीट क्रिएट करी होगी, कुछ वर्क डन करा, कुछ एनर्जी क्रिएट करी। क्रिएट क्या करी, मतलब एनर्जी डिसिपेट कर दी। इस फॉर्म में से, केमिकल एनर्जी की फॉर्म में से उसने थर्मल एनर्जी की फॉर्म में उसको रेडिएट आउट कर दिया, ठीक है। तो वो जो रेडिएट आउट करा, ये कितनी हीट थी, वो है एक्चुअली हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है। और वो हीटिंग इफेक्ट कितना होगा आपको पता होना चाहिए, क्या कि एनर्जी इज वर्क डन, है ना, क्योंकि हम फॉर्म को चेंज कर रहे हैं बस। ये कितना एनर्जी है जो कि डिसिपेट हुई, वो शुड बी इक्वल टू इस फॉर्मूले से आना चाहिए, ठीक है। अब बस यहाँ पे Q क्या होता है, चार्ज, और I और Q के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि करंट इज, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है वो क्या होगा, बस हम, क्योंकि हम इस फॉर्मूले के थ्रू आना चाह रहे हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देंगे, Q को लिख देंगे हम क्या, IT, तो I स्क्वायर RT, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जितना भी आपका करंट है मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस है, और कितने टाइम तक आपने ये काम करा है ना, उतना आपने हीट दे दी। यहाँ पे ना एफिशिएंसी, मतलब हो सकता है हमारा मतलब एम ही हो हीट क्रिएट करना, हीटर बना रहे हैं हम, नहीं। पॉइंट ये है कि हमें थियोरेटिकली इतनी मिलनी चाहिए थी। एफिशिएंसी पता है क्या है, आप एफिशिएंसी का देखो जहाँ पे भी फॉर्मूला लगे ना, एफिशिएंसी इज हमें कितनी हीट मिली प्रैक्टिकली डिवाइड बाय इतनी हीट कितनी मिलनी चाहिए थी थियोरेटिकली, थियोरेटिकली इतनी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। अब आप क्या करो, वहाँ पे ना कुछ डिवाइस लगा दो और चेक करो एक्चुअली तुम्हें कितनी हीट मिल रही है डिवाइस के थ्रू, तो एफिशिएंसी आएगी भाई कितना उसने तारों में या प्लग्स जहाँ लगे थे वहाँ पे हीट कुछ जनरेट हो रही होगी, वहाँ पे उसने कितना छोड़ दिया, तब आपको समझ आएगा एफिशिएंसी एक्चुअली कितनी आई, है ना। ट्रांसमिशन में लॉस हो जाती है ना। मतलब इस तरह सोचो कि हमारे घरों में जो लाइट जली, ठीक है, यहाँ इन्होंने कितना एनर्जी कंज्यूम करी, ठीक है, और उन्होंने कितनी एनर्जी दी थी। जब इसको डिवाइड करोगे तब आपको एफिशिएंसी पता लगेगी। हमें पता लगता है कि 10%, 12%, 15% एफिशिएंसी लॉस में, मतलब इसमें ट्रांसमिशन में ही चली जाती है, ट्रांसमिशन लॉसेज हो जाते हैं, है ना, वहाँ पे एफिशिएंसी की बात आती है, ठीक है। तो ये हो गया, ये चीज़ आपने नोट कर ली, I स्क्वायर RT। फिर एक टर्म और आती है पावर। पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये आपने इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम में मान लो वर्क डन करा, ये जो है इनफाइनाइट टाइम में अगर ये एनर्जी गई, वो आपको इतना, आपको क्या मारता है, आपको वर्क डन नहीं मारेगा, आपको पावर मारेगी। क्यों, क्योंकि हम किसी भी अमाउंट ऑफ हीट को मान लो सह सकते हैं, किसी भी अमाउंट ऑफ करंट को सह सकते हैं अगर वो इनफाइनाइट टाइम में हमें जब कर मिल रहा है ना। मतलब चार्ज के फ्लो को हम सह सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लेकिन किस चीज़ को नहीं सह सकते, अगर रेट ऑफ एनर्जी पैसेज ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी की एक टेंडेंसी है कि कुछ हीट अगर आई है ना, उसको हम सह लेंगे कि अगर वो ठीक टॉलरेबल रेट पर आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर वो टॉलरेबल रेट पे नहीं आ रही, सारी एक साथ आ जा रही है, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसको डिसिपेट नहीं कर सकती किसी तरीके से, ठीक है। हाँ, हम हर कोई रेजिस्टेंस देता है, हम भी रेजिस्टेंस देते हैं, सारी बॉडी रेजिस्टिव होती है, ठीक है। एनीवे, तो अगर हमें वर्क डन पर यूनिट टाइम करना है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, अगर पावर का क्या फॉर्मूला हो गया, वर्क डन पर यूनिट टाइम
अगर ये करना है तो वर्क डन क्या था हमारा, ये आई स्क्वायर आर टी, तो पावर हो गया आई स्क्वायर आर। टीसीटी काट देंगे। हाँ टीसीटी काट देंगे, ठीक है। या फिर V इक्वल टू आई आर भी होता है ना, इसको वी आई भी लिख सकते हो आप, पावर इक्वल टू वी टाइम्स आई। सिंपल फॉर्मूला, आपको कितना करंट आपने लिया, किस वोल्टेज पे लिया, मल्टीप्लाई करो, आपको मिल गया पावर। ठीक है, बस यही है, दिस इज रेट ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। अच्छा रेट ऑफ एनर्जी। हाँ, अच्छा यहाँ पे है ना, आप कुछ यूनिट्स लिख लेते हैं। आपने रेजिस्टेंस का यूनिट लिख दिया, क्या था, ओम लिखा था, हाँ ठीक है। वोल्टेज का है ना, वोल्ट्स होता है, सिंपली वोल्ट्स, ठीक है। और वो एक्चुअली कैसे आता है वोल्टेज, कि वर्क डन, अगर यहाँ पे हमने यूनिट चार्ज रखा है, ठीक है, वर्क डन बाय ए यूनिट चार्ज टू मूव इट 1 मीटर, ऐसे करके आता है वर्क डन, ठीक है। तो वो मतलब पोटेंशियल का डेफिनेशन भी ऐसे आती है, भी ऐसे आता है, ठीक है। एनीवे ये हो गया। करंट की क्या होती है, एम्पियर, ठीक है, ये हो गया। करंट की आप लिख लो, ऐसा यूनिट है एम्पियर। सर एमएलटी में, एमएलटी फॉर्म करंट डायमेंशंस। अच्छा एमएलटी, तो इसको किसी चीज, हाँ किसी चीज से निकाल लो ना, सिंपलीफाई करें तो हाँ ये कूलम पर सेकंड हो जाएगा ना, कूलम पर सेकंड सिंपली। ठीक है, फिर वर्क की तो एनर्जी की तो आपको पता ही है, क्या जूल्स वगैरह होती है कुछ, है ना, ठीक है। अब लिखो पावर की होती है, पावर की ऐसा यूनिट होती है वॉट, वॉट W, ठीक है। और 1 वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट एम्पियर। वो समथिंग 746 वॉट कुछ होती है, मतलब वो इस तरीके से है ना, जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम लेंथ को मीटर लेंगे, फुट लेंगे, एब्सर्ड यूनिट है फुट एक्चुअली, ऐसा यूनिट है, ठीक है। फिर एनर्जी को आप लिख सकते हैं, अच्छा 1 किलोवाट आवर, ये होता है 1 यूनिट, ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट एनर्जी। जो हमारे घर में हम देखते हैं ना कितने यूनिट बिजली आई, तो वो क्या होता है 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर्स का, 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट, 1 किलोवाट आवर है ना, 1000 वाट आर। हमें ऐसा यूनिट क्या है टाइम का, सेकंड, हम ले रहे हैं आर, कितने सेकंड ले लें, 3600। क्या आ गया ये, इसमें कितने जीरो है, ये 10 की पावर 6 में कुछ आएगा, 3.6 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। ये क्या है, ये सब ऐसा यूनिट में था, ये ऐसा यूनिट है वॉट, ये ऐसा यूनिट है, तो यहाँ पे भी ऐसा यूनिट में आएगा एनर्जी, क्या है ये जूल्स, वॉट पर सेकंड में है जी, वॉट पर सेकंड है। वॉट पर सेकंड, वॉट अपने आप में पर सेकंड होता है, पावर होती है ना वॉट, तो ये 1000 वॉट इनटू सेकंड तो वॉट पर हाँ पर सेकंड नहीं, वॉट सेकंड, वॉट सेकंड, ठीक है। तो इतने वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल, 1 वॉट सेकंड इज इक्वल टू 1 जूल, ठीक है, इस तरह ये आपका कन्वर्जन है, ठीक है। ये हो गया क्या, ये 1 यूनिट हो गई, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी ऐसी होती है। WS 1G। हाँ 1 जूल, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। ठीक है, अब कुछ बेसिक वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस देख लेते हैं। सबसे पहले है बल्ब, ठीक है, कौन सा वाला, फिलामेंट वाला बल्ब की हम बात कर रहे हैं, हाँ जी पुराना वाला। तो उसमें होता क्या है कि एक ग्लास चेम्बर होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास वो ये कुछ होता है, टंगस्टन की केबल होती है। और टंगस्टन की केबल हम क्यों डालते हैं, रेजिस्टेंस तो पता है, इससे ज़्यादा भी कई चीज़ों को होता है, ठीक है। हीट बहुत ज़्यादा। हाँ बात ये है कि कितना हीट है, हम अगर स्टील की केबल को यहाँ पर यूज़ करेंगे वो जल जाएगी, स्पेशली अगर एयर से एक्सपोज्ड है,
सर इसमें कौन सी गैस होती है? तो हमें इसके अंदर कुछ या तो नाइट्रोजन डालनी पड़ेगी, इनर्ट। हाँ हमें इनर्ट गैस डालनी है। अब नाइट्रोजन भी उतनी इनर्ट नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई मतलब आर्गन वगैरह कुछ भर देते हैं उसमें, हाँ नियॉन आर्गन फिल्ड विद, अच्छा हाँ नाइट्रोजन भी भर सकते हैं हम और आर्गन भरते हैं जनरली, ठीक है। तो दो काम करेगा क्या कि किसी किस्म का एयर के थ्रू मतलब कंडक्टिविटी नहीं होगी, रेजिस्टेंस रहेगा, और इनर्ट गैस है इसके साथ, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे कोई भी चीज़, कोई भी मेटल रिएक्ट करना शुरू कर देता है। हमें वैसे ही आयरन जंग खाना शुरू कर देता है ऑक्सीजन के एनवायरनमेंट में। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट है। एक्चुअली आपको पता है ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है, बस ये अर्थ पे किसी तरह एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा कोई दूसरा प्लेनेट नहीं है जहाँ पे ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट हो। बताओ क्यों, अर्थ क्यों एक्सेप्शन है? क्योंकि यहाँ लाइफ है, क्योंकि यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि अगर मान लो इस समय थ्योरेटिकली सारी लाइफ चली जाती है एकदम से, सारा क्लोरोफिल खत्म होगा, क्या ये जितना भी ऑक्सीजन है हर चीज़ के साथ रिएक्ट करेगा। इस वजह से ऑक्सीजन, ऑब्वियसली ओरिजिन ऑफ लाइफ की स्टोरी नहीं पड़ी क्या? कैसे हुआ कि 4.2 बिलियन ईयर अगो हमें पता है कि उस टाइप का कोई एनवायरनमेंट पहली बार पॉसिबल हुआ होगा। पहले हमें जो प्रोकैरियोट्स के सीधे सीधे एविडेंस मिल रहे हैं फॉसल रिकॉर्ड्स में, वो 3.8 बिलियन ईयर अगो के हैं। फोटोसिंथेसिस कब जाकर हो रहा है? 2.2 बिलियन ईयर अगो। इनफैक्ट अगर मतलब इसकी अगर हिस्ट्री पढ़े ना, इसको कहते हैं, इस चीज़ को कहते हैं ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफी। सुना है ये इवेंट? नहीं, ये एक मास एक्सटिंक्शन इवेंट है। क्या हुआ कि इतना ज़्यादा ऑक्सीजन हो गया, कितना ऑक्सीजन हो गया? सिर्फ 5%। अभी कितना है एटमॉस्फेयर में? 21%। कहाँ 30 कहाँ ले गए, कैसे ले गए? नहीं 30 एक बार पहुंच भी गया था, हाँ ठीक है। जब भी ऑक्सीजन ज़्यादा हुआ है, पता है क्या हुआ है? हाँ मर गए। पहली बात तो ये है कि मतलब वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा हर चीज़ के साथ। दूसरी ग्लेशिएशन होगा। ऑक्सीजन पॉइजनिंग हो सकती है? हाँ ऑक्सीजन पॉइजनिंग तो होती है। आपने वो नहीं सुना, एक इंसिडेंट आया था कि कोई MRI मशीन के उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चला गया था, ठीक है, वो मरा कैसे? ऑक्सीजन पॉइजनिंग से। एक्चुअली वो बात सही है कि उसकी बॉडी सिलेंडर और उसके बीच में आ गई, ठीक है। अब ये क्या है, क्रशिंग फोर्स है, ठीक है, बंदा हॉस्पिटल में बच सकता है। प्रॉब्लम ये भी थी कि वो ऑक्सीजन सिलेंडर की लिड टूट गई। उससे हुआ क्या, जो ओपन वुंड्स है वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्ट कर गई, ऑक्सीजन पॉइजनिंग से मर गया वो। रेस्पिरेशन ज़्यादा मिल गया। हाँ मतलब क्या, रेस्पिरेशन इज एक्चुअली कंबशन। बस ये हम रेट स्लो कर देते हैं ताकि टॉलरेबल रेट में हमें एनर्जी मिले। अगर एक साथ ज़्यादा ऑक्सीजन दे दी, ज़्यादा ऑक्सीजनेशन का मतलब कंबशन हो गया ना, वो लंग्स नहीं फटेंगे हमारे, ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर लेवल पे चल जाएंगे। फर्स्ट टाइम 9/11 बन जाओगे। ये एयर फॉर्म में ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हम इनहेल, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ तब करते हैं अगर हमारा ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन का रेट कम हो गया है। किस वजह से? या तो हमारे लंग्स ठीक से ब्रीथ नहीं कर रहे हैं, या फिर कंजेशन आ गया है हमारे, मतलब ऐसा मान लो कि हमारा 2/3 ऑफ लंग्स खराब हो चुका है। सर अगर हम बहुत टाइम पोल्यूशन एरिया में हाँ तो भी इवेंचुअली एस्थमेटिक कुछ तो प्रॉब्लम होगी ना। While we are planting more स्पेस and में more जो trees. स्पेस में स्टेशन बनाते हैं, हाँ उसमें भी अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हाँ अर्थ जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, हाँ हैं, और ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन नहीं देते, ठीक है। प्योर ऑक्सीजन कभी भी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए नहीं दी जाती, ठीक है। तो हाँ, तो उस ऑक्सीजन कैटास्ट्रोफ में क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड इतनी ज़्यादा कम हो गई कि ग्लेशिएशन आ गई, अर्थ का आइसेज आ गई। पहली आइसेज ऐसे, जितनी भी आइसेज आती हैं वो होती क्या है, वो ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम हो गया, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो गई, अब पोल्स पे वापस आइस जमा होना शुरू हो गई और वो इक्वेटर की तरफ आ रही है, इक्वेटर तक भी कुछ जम गया। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अर्थ एक आइस बॉल थी, कब थी वो? 2.2 बिलियन ईयर हो समथिंग। सन के इतने क्लोज होते हुए भी। हाँ क्यों? क्योंकि सारा कार्बन डाइऑक्साइड ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। एनीवे, तो हमारी प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजन। तो हम ये बल्ब बना क्यों रहे हैं ऐसा? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन से बचने के लिए, और कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया
लेकिन ये एक इनएफिशिएंट तरीका होता है इसको बनाने का। क्यों? मतलब लाइट बनाने, अगर हमें लाइट ही बनानी है तो लाइट बनाने का ये बहुत इनएफिशिएंट तरीका है। बताओ क्यों? लाइट का हीट ज़्यादा हाँ, क्योंकि हीट ज़्यादा बन रही है। क्यों? क्योंकि हमने करा क्या, आपको पता है कि ग्लो आता कैसे है? किसी भी चीज़ को आप ग्लो करोगे, पहले वो इंफ्रारेड देगा, फिर वो रेड देगा, और फिर वो धीरे धीरे येलो लाइट और अब दूसरी लाइट देना शुरू करेगा। जब उसमें ब्लू भी आ जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको वाइट लाइट मिलेगी। ठीक है? तो बल्ब क्या कर रहा है, वो सारी लाइट दे रहा है। इनिशियली रेड दे रहा है और फिर धीरे धीरे बाकी सारी दे रहा है और फिर ये कर रहा है। बट प्रॉब्लम तभी वो रेड से जलते हैं। हाँ, रेड से जलते हुए वो वाइट हो जाता है। वाइट जब अगर वो प्योर वाइट हो गया, मतलब उसने ब्लू भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है? बट वो ब्लू दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जब आप उसको क्लोज भी करोगे तो सबसे पहले ब्लू जाएगी और फिर बाकी लाइट्स आएंगी। ठीक है? ब्लू आपको कभी नहीं दिखेगी, आपको रेड दिखेगी। इसलिए ऐसा लगता है कि रेडिश हॉट होता है बल्ब। एक्चुअली होता नहीं है, वो सारे कलर देने की कोशिश करता है। जितना ज़्यादा हम हीट कर देंगे वो सारे कलर देगा। ठीक है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इस टाइप का होता है सारा। ठीक है? येलो दिखता है। हाँ, इसलिए हमें येलो येलो दिखता है। और इनफैक्ट अगर वोल्टेज कम है तो हमें रेड भी दिखता है। ठीक है? तो ये बड़ा ही इनएफिशिएंट तरीका हो गया लाइट क्रिएट करने का। क्यों? हम बहुत सारी हीट इंफ्रारेड में वेस्ट कर दे रहे हैं, है ना? तो अच्छा तरीका नहीं रहा। तो बेटर तरीका क्या होगा कि हम एक्चुअली वोल्टेज सिर्फ उतना लें जितना कि लाइट के लिए ज़रूरी है। ये एलईडी लैंप बहुत अच्छा काम करते हैं। क्यों? ये हीट बहुत मिनिमल क्रिएट करते हैं। ठीक है? वो करते क्या हैं, ये सिर्फ उस रेंज में मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हैं जिस रेंज में लाइट होती है। हीट में नहीं छोड़ते, इंफ्रारेड में नहीं छोड़ते। ठीक है? एनीवे, ये हो गया। फिर नेक्स्ट एक चीज़ होती है फ्यूज़। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो वो यूज़ करते हैं एमसीबी, है ना, मिनिएचर सर्किट बोर्ड, ये होता, ये मैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे चलती है। ये हम देखेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम बचा है, मैग्नेटिज्म भी करेंगे। ठीक है? लेकिन जो पुराने फ्यूज़ होते थे वो किस प्रिंसिपल पे काम करते थे? उसके अंदर होती थी एक पतली सी वायर, वो कट जाती थी। आपने इस टाइप के फ्यूज़ देखे हैं? यूज होते हैं हैं जी? इन्वर्टर्स में यूज होते हैं अभी भी। इस टाइप के फ्यूज़ देखे हैं? इसके अंदर एक पतली सी तार होती है। वो पुराने वाले जो वो आते थे, क्या कहते हैं, मल्टी पिन सॉकेट वाले बोर्ड, उसके अंदर एक गोल फ्यूज़ होता था। उस फ्यूज़ डालते थे, उसको टाइट कर देते थे, है ना? हाँ, बाहर ब्लैक कलर का एक वो होता था सॉकेट, उसको हम खोलते तो उसमें डालते थे फ्यूज़, है ना? इस टाइप का वो फ्यूज़ दिखता था। काम क्या होता था कि एक सर्टेन रेट से ज़्यादा हो गया अगर सर्किट के अंदर एनर्जी फ्लो, तो हम क्या करें? ठीक है? मतलब क्या है, हमें करना क्या है, पूरे जो सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करना है। सर्किट क्या है? ऐसा खूब सारे हमारे पास वो हैं अप्लायंसेस, और ये मान लो घर के सारे अप्लायंसेस को मैं इस तरह दिखा रहा हूँ। ठीक है? अगर यहाँ पे जो रेट ऑफ फ्लो है बहुत ज़्यादा हो गया, विच मीन्स कहीं पे कोई प्रॉब्लम हुई है विद इन द सर्किट। मतलब हो सकता है कि मतलब किसी ने ये हाई वोल्टेज का तार छोड़ दिया हो, उसके शरीर के थ्रू पास होना शुरू हो गया हो, या कम रेजिस्टिविटी वाला कोई ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू पास होना शुरू हो गया हो। अगर हमारे थ्रू भी पास नहीं हुआ है, मान लो स्टील के थ्रू पास हो गया है, वो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करेगा, फायर हैज़ार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हमें किस चीज़ से बचना है? रेट ऑफ फ्लो से। क्यों? बिकॉज रेट ऑफ फ्लो माइट क्रिएट वेरी हाई पावर, एंड वेरी हाई पावर मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ टू मच एनर्जी। एक तो आपका बिजली का बिल जा रहा है, दूसरा ट्रांसमिशन ऑफ टू मच एनर्जी माइट लीड टू फायर हैज़ार्ड, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी कहीं स्टोर हो रही है, वो टेम्परेचर बढ़ाएगी किसी चीज़ का। समझ रहे हैं? तो हमें क्या चाहिए? कोई ऐसी चीज़ जो कि अगर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा हो गया, अगर करंट बहुत ज़्यादा हो गया उस सर्टेन वोल्टेज पे, तो वो ब्रेक कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, पूरी जो सर्किट है उसको एक फ्यूज़ से पास कराते हैं। ये फ्यूज़ हम बीच में लगा देते हैं। ठीक है? और ये फ्यूज़ से चली जाती है। अगर रेट बढ़ गया तो फिर ये तार जल जाएगी बीच में से। ठीक है? आप नया फ्यूज़ लगा देंगे। ये पुराना तरीका था अपने आप को इन्फिनिट करंट से बचाने का। ठीक है? चलो नेक्स्ट हम करते हैं, एक बार मैं वेरीफाई कर लूँ कि इलेक्ट्रिसिटी पूरा हो चुका है, कोई और चीज़ तो नहीं बची है। सर्किट डायग्राम हमने कर लिया, प्लग की या बता दिया आपको। अगर वायर का भी वो
अगर कभी ऐसा होता है ना, वायर किसी सर्किट के ऊपर मतलब सर्किट में वायर क्रॉस कर रही होती है बिना मिले, हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये तो कोई वो नहीं है। अच्छा हाँ, दो चीज़ें रह गई, ऑल्ट मीटर और वोल्ट मीटर, ठीक है। तो सॉरी, एमीटर और वोल्ट मीटर, है ना। एमीटर क्या करता है कि करंट बताता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। करंट अगर हमें बताना है किसी सर्किट के अंदर, तो हमें ऑब्वियसली इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा, है ना। पैरेलल में लगाने का कोई लॉजिक नहीं बनेगा। इसको फिर से बनाते हैं। आपको सीरीज और पैरेलल का मतलब पता है रवि? मेरे को कभी कभी लगता है तुम मजे ले रहे हो, कभी कभी लगता है मेरे को तुम मजे ले रहे हो। देखो, अगर हम इस सर्किट के थ्रू अगर पास कराएंगे, हमें करना क्या है, हमें चेक करना है सर्किट के थ्रू, इस अप्लायंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अगर हमने इसके यूं कर दिया करंट, और यहाँ से की जगह, हाँ मतलब पॉइंट, हाँ वही, ठीक है। बट पॉइंट ये मैं कह रहा हूँ कि एमीटर हम पैरेलल में क्यों नहीं लगा सकते, मतलब कोई ऐसा डिवाइस है जो पैरेलल में हमने लगाया, करंट तो यहाँ से गया ना, वहाँ से हमने कुछ पता ही नहीं लगाया, डिवाइस का रेजिस्टेंस तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मतलब इसमें थोड़ा सा हायर साइड का रेजिस्टेंस होता है ना? तो जब भी हम कोई चीज़ पैरेलल में लगाते हैं, है ना, तो हमें थोड़ा सा हायर रेजिस्टेंस देना पड़ता है उस चीज़ को। क्यों? हम नहीं चाहते कि वैसे यहाँ पैरेलल में हम लगाते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है, हम हाई रेजिस्टेंस क्यों देते हैं, हम नहीं चाहते ये सर्किट डिस्टर्ब हो, है ना। सारा करंट हम चाहते हैं यहाँ से पास हो, ठीक है। इसको कहते हैं शंटिंग, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये इसमें लगाते हैं हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। और फिर थोड़ा सा बस करंट जब पास कराते हैं तो मैग्नेटिक उसके अंदर मैग्नेटिक कॉइल होती है, ठीक है। मैग्नेटिक कॉइल हल्का सा दिखा रही है कि ये शिफ्ट हो गई। इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ अगर आपने जो पैरेलल में लगाई है, अगर वो शिफ्ट हो रही है, मतलब क्या है कि इसके अक्रॉस कुछ वोल्टेज डिफरेंस होगा, ठीक है। सेम ही एमीटर को अगर आपने पैरेलल में लगाया है लेकिन इसमें खूब ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड कर दिया है, वो क्या बताएगा, वोल्टेज, ठीक है। अगर उसी चीज़ को आपने सीरीज में लगाया, ये चीज़ नहीं लगाई, ठीक है, अगर सीरीज में लगाया, इसमें आपको रेजिस्टेंस कितना चाहिए होगा, हाई या लो? अगर हाई कर दिया तो क्या होगा, करंट पास नहीं होगा। हमें ये नहीं चाहिए कि करंट पास ना हो। कोई भी चीज़ अगर सीरीज में आप चेक करने के लिए लगा रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस खुद का बहुत स्लो, मतलब कम होना चाहिए, बिकॉज यू क्यों, ताकि करंट पास हो जाए, ठीक है। हम बहुत कम रेजिस्टेंस के साथ एक ऐसा डिवाइस लगाते हैं जो करंट मूव करने पे यूं करे, ठीक है। वो हमें क्या बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। वो डिवाइस जो कि सीरीज में आ रहा है और करंट पास होने पे मूवमेंट दे रहा है, वो हो गया हमारा एमीटर, ठीक है। वो चीज़ जो कि वैसा ही एग्जैक्टली सेम डिवाइस अगर पैरेलल में आ रहा है लेकिन उसमें हम रेजिस्टेंस ज़्यादा कर रखी है ताकि ज़्यादातर करंट सीधा चला जाए, अगर वो आपको डेविएशन दिखा रहा है तो क्या हो गया, वो वोल्ट मीटर, ठीक है। बस उस हिसाब से उसकी मार्किंग कर देंगे, ठीक है। मार्किंग क्या है, हमें एक चार्ट बनाना है, पीछे लगाना है सुई के पीछे, खत्म, है ना। बस उसका अब इसको थोड़ा सा हमें वो करना पड़ेगा, इसको क्या कहते हैं हम, वो होता है ना, जो भी हमें मतलब टेबल थोड़ा सा वो चेक करके बनानी पड़ेगी, हाँ हाँ, ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं, इसको कुछ और कहते हैं, टेक्निकल टर्म में भूलिएगा। चलो ठीक है, ये एमीटर वोल्ट मीटर हो गया, समझ आ गया ना, एमीटर वोल्ट मीटर, ठीक है। और कोई चीज़ तो नहीं रह गई, रजिस्टिविटी, अच्छा सीरीज एंड पैरेलल, अच्छा चलो सीरीज एंड पैरेलल ओवरऑल समझ आ गया। अच्छा एक चीज़ बस ध्यान रखना कि जब भी हम सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस ऐड होगा, ठीक है। जब भी हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा कि ऐसा होगा कि टोटल रेजिस्टेंस वुड बी इक्वल टू 1/R1 + 1/R2, ठीक है, इस टाइप का कुछ होगा, ठीक है। सीरीज में तो ऑब्वियसली लॉजिकल है कि आपने ज़्यादा रेजिस्टेंस कर दिया, वो ऐड होता चला जाना चाहिए, ठीक है, रेजिस्टेंस मस्ट ऐड अप, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि क्योंकि करंट बढ़ गया, इस वजह से ऐसा कुछ होता है कि 1/R1/1/R2 ऐसे करके हम करते हैं। तो इन सारी चीज़ को एक्चुअली हम वो भी कर सकते हैं, मतलब इसको प्रूव भी कर सकते हैं। क्या आपको चाहिए कि मैं ये प्रूव करूँ?
हैं? ये फॉर्मूला वैसे तो आता है ना, है ना? बस ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हमने कर लिया और वो चीज़ रह गई, पावर हो गया, बस डन। ठीक है, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगला टॉपिक डालो, मैग्नेटिक इफेक्ट्स या मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म लेते हैं। चलो ठीक है, पुराने टाइम में हमें नेचुरली मैग्नेट मिल जाती थी कभी कभी। आपको पता है नेचुरली कैसे अगर करती है मैग्नेट? पत्थर से। हाँ, पत्थर से। बट ये पत्थर ऐसे कैसे मैग्नेटिक हो गए? और उसमें काफ़ी ज़्यादा फेरस सब्सटेंस है। हाँ, तो और वो शायद मतलब पोल्स बन गए कंटिन्यू। क्यों ऐसे कैसे बन गए? चार्जेस कर सकते मतलब ऐसा है कि देखो, हमारी जो अर्थ है ना, अर्थ इज़ अ जाइंट मैग्नेट। अभी नहीं समझते कि क्यों है, अज्यूम करो है। ठीक है, और ये जितने भी ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं करते क्या हैं, हमेशा एक सर्टेन वे में मतलब कहीं पॉइंट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इन पत्थरों को करते क्या है, इन पत्थरों की मदद से मतलब इनको इस तरीके से तोड़ते हैं कि एक जगह एक पॉइंटी सब्सटेंस आ जाए, दूसरी जगह दूसरा पॉइंटी सब्सटेंस आ जाए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि एक को हम नॉर्थ मान लेते हैं, एक को साउथ मान लेते हैं। ठीक है, इसका जो पॉइंटी सब्सटेंस है, नॉर्थ में पॉइंट कर रहा है उसको नॉर्थ बोल दिया, जो साउथ में पॉइंट कर रहा है उसको साउथ बोल दिया। ठीक है, मतलब जोग्राफिकल टर्म ले लिया हमने। और इसी वजह से ये है कि चार्जेस को तो हम पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, मैग्नेटिज्म को पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोलते, पोल्स को हम नॉर्थ और साउथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जोग्राफिकल टर्म से निकल कर आया। ठीक है, अब ये सब्सटेंस मैग्नेटाइज हुआ ही क्यों? इसलिए क्योंकि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड थी। जब भी ये वॉल्केनिक एक्टिविटी से मैग्नेटाइज सब्सटेंस निकला होगा, ये जब जमा तो ये इसके जो मतलब इसकी जो पोलैरिटी है वो उस तरीके से ओरिएंट हो गई कि नॉर्थ सारे एक साइड, साउथ सारे एक साइड। और उससे क्या हो गया कि ये इसका एक नॉर्थ और साउथ नेचुरली बन गया। फिर बाद में हमने खुद भी बनाना शुरू कर दिया। इसी मैग्नेटाइज सब्सटेंस पे हम खूब सारे पत्थर उठाकर हम सीरीज में ले आए। ठीक है, और उसके बीच में कोई चीज़ को गलाकर और वहाँ पर रख दें, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हम बना देंगे। और इस तरीके से कई सारे प्रोसेस के साथ हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं जिसमें कि मैग्नेटिज्म होता है, नॉर्थ एंड साउथ जिसको हम करते हैं, मान लो नॉर्थ एंड साउथ, जनरली हमने देखा है कि जब भी मान लो ऐसा कोई सब्सटेंस है जो कि मैग्नेटिक है, मान लो ये मैग्नेटिक है, और इसके ऊपर मैंने एक शीट डाल दी और ऊपर से हमने आयरन फाइलिंग्स छोड़ दिया। आयरन फाइलिंग मतलब आयरन को खूब ज़्यादा पीस के डाल दिया। ठीक है, आयरन का डस्ट ऐसे भी मिल जाता है। आपने कभी देखा है वो कई सारे लोग होते हैं कि एक स्टिक पे मैग्नेट लगा के मिट्टी में चलते हैं, ठीक है, आयरन ढूंढते हैं, है ना? तो वो फाइलिंग हमने उठाई खूब सारी और उसके ऊपर लगाई। और हमेशा हमें क्या है कि इस टाइप का वो सारे की सारी आयरन फाइलिंग इस टाइप के पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, ऐसे। सॉरी, गलत यहाँ बना दी। इस टाइप के पैटर्न में कुछ अरेंज हो जाती हैं, समझ रहे हैं? इस टाइप का कोई पैटर्न वो बना देती हैं। ठीक है, और इससे इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या समझ आता है कि ज़रूर कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो कि नॉर्थ से साउथ इस चीज़ को अरेंज कर दे रही है। यानी ये जो आयरन फाइलिंग्स हैं उन्हीं की लाइंस को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, और हम अज्यूम क्या करते हैं कि ये ज़रूर इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है जो कि इसको अरेंज कर दे रही है जी। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप तो सिंपल है। हमने क्या करा था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप एग्जैक्टली वो है। कहाँ गई ये कि दो चार्जेस के बीच में। हाँ, दो चार्जेस के बीच में। अच्छा, दो चार्जेस के बीच में, हाँ नहीं, दो चार्जेस के बीच में भी ऐसे नहीं होती। देखो मान लो अपोजिट चार्जेस भी हैं तो भी इस तरह सोचो कि एक नया ये ले लेता हूँ, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या महसूस करेगा? यहाँ पे जो कोई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज मैंने डाला वो क्या महसूस करेगा? वो महसूस करेगा रिपल्शन, है ना? यहाँ पे कोई चार्ज डाला वो क्या महसूस करेगा? रिपल्शन। यहाँ पे जो चार्ज डाला क्या महसूस करेगा? रिपल्शन।
हाँ समझ रहे हैं, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐसे बनती है, और ये ऐसा नहीं कि इसमें यूं वापस आएगी ना, ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, ये सारी मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से बनती है। हाँ जी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग किस्म की होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड से अलग है। ठीक है, इस टाइप की कुछ फील्ड बनती है पॉजिटिव चार्ज सब्सटेंस की। ठीक है, मतलब फील्ड का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज इस के अंदर छोड़ा तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स महसूस करेगा। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पता है क्या होती है, इस एकदम सेंटर में जीरो, कोई फील्ड नहीं होती। यहाँ पे कोई भी चार्ज होगा वो कहाँ जाना चाहेगा, ऊपर, वहाँ पे आप लाइन बना दो। फील्ड अगर आपको इमेजिन करनी है क्या है कि वो चीज़ कहाँ जाना चाह रही है ना, उस तरीके से। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि यहाँ पे आप मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही लगा दो, ये कैसे, ये फील्ड हमने वो आयरन का वो बुरादा डाला ना, उस तरीके से आया ना। तो आयरन का सब्सटेंस क्या करना चाह रहा है, उसके ऊपर फोर्स ऐसी लग रही है वो यूँ होना चाह रहा है। ठीक है, हमने हर जगह पे उस टाइप का सब्सटेंस डाला, वो कहाँ जाना चाह रहा है, वो इस टाइप से आना चाह रहा है, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लिखो मैग्नेटिक फील्ड। It is a region around magnetic material where a magnetic force is experienced या exerted, मैग्नेटिक force। ठीक है, the field lines show, the field lines represent the direction and strength of the field। डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि दे आर क्लोज्ड कर्व्स। दे आर क्लोज्ड कर्व्स। यहाँ पे तो हमें क्लोज नहीं दिख रहे, एक्चुअली क्या है कि ये जो फील्ड लाइंस हैं ये क्लोज होती हैं, इस तरीके से क्लोज होती हैं, है ना, विद इन द मैग्नेट वो क्लोज्ड है एक्चुअली लूप। ठीक है, दे आर क्लोज कर्व्स। फिर द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस represents the strength of the field. The closeness of the field lines represents closeness of the field lines represents the strength of the field. जितना क्लोज होगा उतना स्ट्रांग होगा। यस, अगर इस तरीके से हो रहा है कि हम इसको बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मानेंगे, ऐसी मैग्नेट को जिसमें जी की जो फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके से हैं और ज़्यादा क्लोज हैं, समझ रहे हैं। ठीक है, अब लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या कि हम मतलब इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में बहुत टाइम से पता था, हमें ये पता है चार्ज क्या होते हैं, बट ये दोनों रिलेटेड हैं ये हमें नहीं पता था। ठीक है, ये कैसे पता लगा, एक हंस क्रिश्चियन ऑयस्टेड थे। ठीक है, इन्होंने क्या करा कि एक फ्लोइंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक निडल, जो हमारी कंपास वाली निडल होती है ना, मैग्नेटिक कंपास, उसको वो पास लेकर गए। ठीक है, एक्सीडेंटली एक्चुअली उसको पास लेकर गए और उन्होंने देखा कि वो अब ट्रू नॉर्थ नहीं दिखा रहा है, वो डेविएट हो रहा है। ठीक है, और उसके आसपास जैसे जैसे वो ले जा रहे हैं वो डेविएशन घट रहा है और बढ़ रहा है।
है ना, मतलब कुछ टाइम उन्होंने उसके साथ खेला होगा, ठीक है, और फिर उन्हें समझ आया यार ये तो कुछ नई चीज़ है, एक नई किस्म का फोर्स है, ठीक है, और यहाँ से मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शब्द की भी मतलब हुआ है, ठीक है। तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कि हंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, OERSTED, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टर्ड, क्रिश्चियन HANS, हंस, ठीक है, कि he accidentally discovered that a compass needle gets deflected, compass needle gets deflected when electric current is passed through a metallic wire. ये वैसे ना मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया, हमें ये बोलना चाहिए था कि व्हेन इलेक्ट्रिक नीडल इज प्लेस्ड नियर ए कंडक्टिंग वायर, है ना, हमें ये लिखना था, व्हेन इलेक्ट्रिक नीडल इज प्लेस्ड नियर ए कंडक्टिंग वायर, ये लिखना है हमें, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि एक कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और हम इसको एक प्लेन पे ले लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से एक वायर है जो कि इसके थ्रू पास हो रही है। अब यहाँ पे बैठ के हमने कंपास एक लगाया और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है कंपास, ठीक है, ऐसा कुछ। इनफैक्ट इसी एक्सपेरिमेंट को जब हम आयरन फाइलिंग के साथ करेंगे, अगर ये चीज़ हो रही है तो आयरन फाइलिंग के साथ भी कुछ हो रहा होगा। यहीं पे जब हम आयरन फाइलिंग हम लगाएंगे तो आयरन फाइलिंग भी इस तरीके से ये पैटर्न दिखाती हैं, ऐसा, समझ रहे हैं, ऐसा पैटर्न दिखाते हैं। तो उसने एक अब ये क्या, ये फील्ड लाइंस हैं ऑब्वियसली, है ना, और वैसे हमें फील्ड लाइंस थोड़ी सी ओवल टाइप की शेप की मिल रही थी, यहाँ पे फील्ड लाइन हमें परफेक्टली सर्कुलर मिल रही हैं, ठीक है। उसने एक फील्ड लाइन का यहाँ थंब रूल निकाला, क्या कि हमें राइट हैंड का जो थंब है, अगर हम राइट हैंड का थंब इस तरीके से बना दें, ये हम ये थंब बना देते हैं, ठीक है, कितनी ज़्यादा उंगली आ गई क्या, एक ज़्यादा आ गई, ठीक है, ठीक है। ये राइट हैंड थंब रूल क्या कि अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो यूं जा रही होंगी, हाँ, ये डायरेक्शन हो गया ना, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज ही तो है, ओ एंटी क्लॉक है, ओके गॉट इट, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है। तो लिखो फॉर अ स्ट्रेट वायर, हाँ वो अभी करेंगे, ये मोटर्स में लगेगा, चलो। फॉर अ स्ट्रेट लाइन मैग्नेटिक फील्ड्स आर गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। फील्ड लाइंस, magnetic field lines are given by right hand thumb rule. ठीक है, अच्छा, अगर ये लूप को मैंने, जो करंट का जो लूप है उसको मैंने अगर लूप ही कर दिया, मतलब करंट की जो वायर है उसको अगर मैंने लूप ही कर दिया, उसी को ही लूप ही कर दिया, तो क्या हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसको? अगर यहाँ पे हम लगाएंगे तो कैसा होगा, इस टाइप का होगा, है ना, है ना, इस टाइप के लगेगा, राइट। इनफैक्ट ये अगर करंट यूँ जा रहा है, अगर यूँ जा रहा है, इनफैक्ट यहाँ पे जो थंब रूल है ना, हम एक और तरीके से लगा सकते हैं, क्या कि इस तरह भी सोचो कि अगर हमने यहाँ पे रूल लगा दिया, ये जो लूप है, लूप के ऊपर भी रूल लगा दिया ना ये, तो भी फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जाएंगी। मतलब इसको ना थोड़ा बढ़िया करते हैं इस डायग्राम को, ये अच्छा डायग्राम नहीं लग रहा मेरे को।
कि एक हमने लूप ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फील्ड लाइन कैसे जा रही है, हमने यूँ कर दिया ना, तो फील्ड लाइन अंदर से जा रही होंगी ऐसे, ये बाहर से आके यूँ जा रही होंगी, ठीक है, बाहर से आके यूँ जा रही होंगी, है ना, इस तरीके से जा रही होंगी। मतलब क्या है कि जो फील्ड लाइन है कुछ ऐसा दिखा रही है हमें कि ये अंदर से फील्ड लाइन ऊपर जा रही है, अंदर से ऊपर जा रही है ना, बीच से ऊपर जा रही है फील्ड लाइंस, ठीक है। और करंट कैसे जा रहा था, ऐसे, ठीक है। तो लूप के अंदर कैसे करंट आएगा, आप इस तरीके से लूप पे थंब रूल लगाओ और बीच में से ऊपर फील्ड लाइन जाएंगी। आप समझ रहे हैं, इसको आप दूसरी तरीके से भी लगा सकते हैं थंब रूल को, ठीक है। आप ये सिर्फ रूल है, ऐसे थोड़ी है, ये लॉ है ना। इसका असलियत में फॉर्मूले कैसे चल रहे हैं वो हमने छोड़ दिए पीछे, ठीक है। इसके पीछे कई सारी चीज़ें लग रही हैं, कई फोर्सेस लग रही हैं, फोर्सेस किसी तरीके से लग रही हैं, और वो कह रहा है कि लूप के अंदर भी हम ये थंब रूल लगा पा रहे हैं। मैग्नेटिक लूप, हाँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे ना एक हमने वेक्टर्स नहीं पढ़े, ठीक है। वहाँ पे ना एक यहाँ पे कोई क्रॉस प्रोडक्ट बन रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है कि ये राइट हैंड रूल लग रहा है, ठीक है। बट हम उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, ठीक है, हम मैथमेटिक्स हटा रहे हैं। उसने क्या डिस्कवर करा, उसको कोई वेक्टर कुछ नहीं पता था, ठीक है। उसने बस ये देखा कि जब वो कंपास प्लेस कर रहा है, अगर वो यूँ फील्ड लाइन बनाने की कोशिश करेगा, और वो कैसे भी बनाने की कोशिश करेगा, यहाँ थंब रूल लग जा रहा है। खेल नहीं, ये खेल हाँ, खेल बैम्बू लिया उसको क्या बैम्बू लिया उसको परपेंडिकुलर पर रख के घुमा दिया। कैसे? मेरे को नहीं समझ आया ऐसे। उसने तो सिंपल करा ना, एक तार ली, एक कंपास लिया, और वो देखा कि ये कंपास यहाँ पे पॉइंट करेगा। अगर वही कंपास उसने यहाँ पे रख दिया तो इस टाइप डायरेक्शन में पॉइंट करा, सारी लाइंस को मिला दिया। किसी की पीएचडी को खा गया नहीं, उस समय पीएचडी आई थिंक होती नहीं होगी ना। बहुत तरह की बात है। हाँ, क्या हुआ? ठीक है, हाँ चलो ठीक है, ये लूप हो गया। फिर ऐसे ही इनफैक्ट जब हम यही चीज़ करेंगे, ये तो लूप हो गया, ठीक है। और इस लूप को हम कई बार यूं भी बना सकते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोई आइडिया? सोलेनॉइड। स्प्रिंग तो बोलते ही हैं, और स्प्रिंग के अंदर अगर हम करंट लगाते हैं तो वो उसको कहते हैं हम सोलेनॉइड। हाँ, हेलिक्स टाइप की शेप हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से जाएगी, क्या लग रहा है? नीचे से ऊपर जाएगी, अंदर से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें भी वही, ये जो लूप का कॉन्सेप्ट है एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा। यहाँ पे भी आप ये बोल सकते हैं कि भाई ऐसे जा रही है, यहाँ पे भी आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये ऐसे जा रही है ना, अंदर से, ठीक है। और कहने का मतलब है अंदर से कोई चीज़ है जो बाहर जाएगी। कहने का मतलब अब ये एग्जैक्टली मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है। आप समझ रहे हैं क्या चीज़ थी, कैसा एक्सपेरिमेंट? सॉलिनॉइड में से अगर एक वायर कुछ पास करा रहे तो उसमें करंट फील होगा। अच्छा, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। अब ये क्या, ये प्रॉपर मैग्नेट की तरह बन गया, ये प्रॉपर मैग्नेट बन गया। हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है इसके अंदर जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइंस जो है नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ये मैग्नेटिक लाइंस आप बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं बोल रहे हैं, है ना। मैग्नेटिक लाइंस कैसे फ्लो कर रही है, ये एग्जैक्टली जब इस पे आप बनाने की कोशिश करोगे ना, सारी चीज़ें प्रॉपर मैग्नेट की तरह काम करेंगी। वो क्या था सर कि एक साइड में टॉप से अच्छा, हाँ, वो ठीक है। मतलब अगर इस तरह देखो कि हमने यही जो ये, हाँ, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, कि मतलब कि अगर हमने एक तार इस तरीके से ली, इस तरीके से पास करा दी होती, है ना, तो कैसे यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे बनती, है ना। तो क्या होता कि यहाँ से नीचे जा रही होती, यहाँ पे डॉट डॉट होती, और यहाँ पे क्रॉस होता, इस तरीके से जा रही होती। उल्टा बना दिया गया, वहाँ डॉट आएगी, यहाँ क्रॉस आएगा, ठीक है।
की डायरेक्शन उल्टा करो तो सही हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, वो सिर्फ ये है कि अगर ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, प्लेन पे तो आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर लेते हो। अब ये इसके अंदर से जा रहा है बाहर आ रहा है, वो आप कैसे करोगे? तो उसके लिए डॉट और क्रॉस का हम बस यूज़ करते हैं। मतलब इस तरीके से मानो कि डॉट मीन्स ये एक तीर है, ठीक है, और ये है इसका डॉट, और क्योंकि इसका पीछे एक क्रॉस बनता है वो इसका क्रॉस है। वेक्टर नहीं है, बस हमने वो पुराना तरीका एरो बनाने का जो पुराना तरीका है ना, वो ले लिया है ना। हम एक और काम कर सकते हैं, ये जो सोलेनॉइड है ये लंबी स्प्रिंग लेकर इस स्प्रिंग को भी गोल घुमा दें, उसको हम बोलते हैं टोरॉइड। ठीक है, ये इस तरीके से बनती है। मतलब एक सेकंड, इसको बनाना बड़ा मुश्किल है यहाँ पे। हाँ, स्प्रिंग को ही हम रोल घुमा दें, इमरती। अब पता नहीं अब कैसे बनाई, ये छोड़ो। ठीक है, एनीवे ठीक है, आपको सोलेनॉइड का सिस्टम समझ आ गया, गुड। अभी तक हमने क्या समझा कि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिज्म क्रिएट कर पा रहा है। ठीक है, ये हो गया। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला अंश क्या है कि हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है मैग्नेटिज्म। सारी जगह ट्रू है जी, सारी जगह ट्रू होता है हाँ, हमेशा पूरे यूनिवर्स में। पूरे यूनिवर्स में कहीं पे भी। ठीक है, कैसे भी आप कर लो। दूसरी चीज़ है, अब सवाल ये उठता है क्या मैग्नेटिज्म भी करंट क्रिएट कर सकता है? हैं? मैग्नेटिज्म, अच्छा करता है। कैसे करता है कि अब नहीं, अब दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक लूप बनाया, ठीक है, और इस लूप के थ्रू हमने मैग्नेट पास कराई। ठीक है, और हुआ क्या कि हमें यहाँ पे एक वो मिल जाएगा करंट। ठीक है, अब ये जो करंट है इसको पता करना थोड़ा सा मुश्किल काम था। क्यों मुश्किल काम था? क्योंकि बल्ब आसानी से जलते नहीं है ना। ठीक है, क्यों? उनको बहुत ज़्यादा करंट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो हमने मैग्नेट को पास कराया, शूट कराया, और फिर हुआ क्या कि हमने यहाँ पे वो ना लगा के हमने क्या लगाया, एमीटर। कि एमीटर की अच्छी बात क्या है कि अगर करंट कम भी जा रहा है तो भी अब उसके अंदर हाँ ये चीज़ हो जाएगी। इनफैक्ट आपको पता है एमीटर बनते कैसे हैं, उनमें भी सोलेनॉइड लगा होता है। ठीक है, मतलब क्या? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अरे हाँ ठीक है, कैसे घुमाएं? आगे पीछे। हाँ वो कैसे करें? आप कह रहे हैं कि रस्सियों से बांध के इंडिया में इतने सारे लोग हैं, कराओ चाइल्ड लेबर, हाँ बढ़ाओ इलेक्ट्रिसिटी, है पूरे दिन यही काम करेंगे, मैग्नेट को इधर उधर करते रहिए, है ना, रोजगार मिल जाएगा लोगों को, बड़ा रोजगार करते रहते हैं। ठीक है, तो जो एनीवे तो हम करते क्या, अब आपको समझ आया हम कर क्या रहे हैं? हम मैग्नेट ही घुमा रहे हैं, वो बात सही है, बस ये है कि उसको घुमाने के लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। और वो सारा करंट वैसे ही तो पैदा हो रहा है, ज़्यादा क्या नहीं हो रहा। मैग्नेट से। हाँ, सारा इसी से ही तो हो रहा है, और कैसे हो रहा है? नहीं, अब इस चीज़ को एक बड़े ही स्मार्टली हम क्या करेंगे, इसको हम करेंगे ऐसा करते हैं, कल करते हैं, हमारा टाइम हो गया, कल करेंगे हम इलेक्ट्रिक जनरेटर, कोशिश करेंगे आधे घंटे में हो जाए, क्योंकि कल ही मैं करना चाह रहा हूँ। क्या आज क्या हो गया, फ्राइडे, कल है सैटरडे, कल हम रिलेटिविटी करना चाहेंगे। ठीक है, कल हम इमेजिनेशन की दुनिया में हैं। हाँ, अरे स्टार्ट क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ये शुरू कहाँ हुआ है, हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना। वो आगे वो 12th क्लास थी ना, 12th क्लास में वो पहली बुक पूरी, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम, हमें मोटर बनाना है, ख़त्म करना है ना, डेप्थ में नहीं जाएंगे। और फॉर्मूले की डेप्थ में हमें जाकर करना क्या है, हमें खाली ये करना है कि किसी तरीके से हमने ये कर दिया ना, हमें बस ये करना है। फॉर्मूले भी नहीं भूलोगे अगर मतलब उसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर ठीक से हमने करें तो।